एक पुरानी कहावत है कि लहरों के साथ तो कोई भी चल लेता है, लेकिन असल तैराक वो है जो लहरों को चीर कर आगे बढ़ता है। बचपन में वडनगर के तालाब में मगरमच्छों से लड़ते हुए मंदिर पर पताका फहराने की कहानी मोदी के बारे में कई बार सुनी और सुनाई गई, लेकिन ये बात 52 साल पहले की है। 52 साल बाद मोदी ने खतरों से खेलते हुए रास्ता बनाने की अपनी उसी अदा को दोहराया है। तमाम एग्जिट पोल्स की रिपोर्ट जिन नतीजों का अनुमान लगा रही है, उससे साफ है कि मोदी को दिल्ली के ताज तक पहुंचाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो इतिहास बनना तय है और चर्चा इस बात की भी होगी कि आखिर नरेंद्र मोदी के लिए वो क्या फॉर्मूला रहा जिसने मोदी को चुनावी सियासत के सिर्फ 14 सालों में शिखर तक पहुंचा दिया। आखिर क्या है मोदी मैजिक का सीक्रेट? तमाम एग्जिट पोल्स के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि देश में मोदी मैजिक चल गया है। अगर यह सच है तो फिर यकीनन उन वजहों की पड़ताल जरूरी है जिसके चलते मोदी का फैक्टर मैजिक में तब्दील हुआ, या यूं कहें कि लहर से सुनामी में बदल गया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने महज 14 साल की चुनावी सियासत में मोदी को देश के सर्वोच्च पद का दावेदार बना दिया। पहले मुख्यमंत्री बने, फिर विधायक, और पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा तो सीधे शीर्ष पद के दावेदार बन गए। सियासत में ऐसा नसीब कितनों को हासिल होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ बात किस्मत पर छोड़ दी जाए तो ये अन्याय होगा। उस सतत परिश्रम और रणनीति के लिए जिसके साथ जीते हुए मोदी ने अपनी निजी जिंदगी तक की परवाह नहीं की। फिर सवाल ये कि आखिर ये मैजिक चला कैसे? आखिर मोदी कैसे बन गए सियासत के किंग? दरअसल मोदी नाम की लहर के निर्माण की प्रक्रिया में इन तमाम सवालों के जवाब छिपे हैं। वो प्रक्रिया जिसने न सिर्फ बीजेपी के मृतप्राय पड़े संगठन में जान फूंक दी, बल्कि एक ऐसे चेहरे के सहारे सियासी दांव खेला जिसने तमाम विवादों से जूझते हुए अपनी उस कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया जिसके सहारे विरोधी ये उम्मीद पाले बैठे थे कि कम से कम की सियासत में परंपरावादी तरीकों से बनने वाली रणनीति में ये चेहरा कारगर साबित नहीं होगा। लेकिन कम से कम फिलहाल जो संभावनाएं बनती दिख रही हैं, उनमें विरोधियों की तमाम रणनीतियां हवा हो चुकी हैं। दरअसल मोदी मैजिक के सीक्रेट को समझने के लिए मोदी के अतीत पर गौर करना होगा। वो अतीत जो आडवाणी की ऐतिहासिक रथ यात्रा से जुड़ा है, जिसमें सारथी बने थे नरेंद्र मोदी। वो अतीत जो मुरली मनोहर जोशी की कन्याकुमारी से श्रीनगर की यात्रा से जुड़ा है, जिसमें मोदी जोशी की जोड़ी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। वो अतीत जो 1995 की उस सांगठनिक क्षमता से जुड़ा है जिसके चलते मोदी ने पहली बार गुजरात में केशुभाई पटेल के नेतृत्व में बनी बीजेपी की सरकार के लिए बिसात बिछाई थी। वो अतीत जिसमें मोदी के अथक परिश्रम ने उन्हें संघ और पार्टी नेतृत्व का इतना प्रिय बना दिया कि 2001 में जब गुजरात में बीजेपी पर सियासी संकट गहराया तो उससे निपटने के लिए मोदी को आगे कर दिया गया। दरअसल मोदी के इस अतीत में ही वर्तमान की पृष्ठभूमि का अक्स दिखता है। 24 घंटे बिना थके बिना रुके मेहनत करने का मादा जिसे संघ ने हवा दी। 2004 में मिली बीजेपी की करारी शिकस्त ने अगर संघ की सोशल इंजीनियरिंग का रास्ता खोला तो इसके लिए संघ के रडार पर आए सिर्फ नरेंद्र मोदी। एक पिछड़े वर्ग के चेहरे, एक हिंदुत्व के पैरोकार चेहरे, पुरुष के चेहरे और एक कभी न थकने वाले निष्ठावान कार्यकर्ता के चेहरे के तौर पर भी संघ के लिए मोदी उसके एजेंडे के हिसाब से फिट थे, तो संघ ने भी सीधी दखल शुरू कर दी। महाराष्ट्र के एक लो प्रोफाइल नेता नितिन गडकरी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाना दरअसल संघ का लिटमस टेस्ट था, जिसने दिल्ली में बैठे पुराने धुरंधरों के लिए खतरे की घंटी पहले ही बजा दी थी।
शायद गडकरी की कंपनी पूर्ति में कथित तौर पर गड़बड़ियों के आरोप और नितिन गडकरी का इस्तीफा नहीं हुआ होता तो मोदी की उम्मीदवारी के ऐलान के लिए अक्टूबर 2013 का इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन जो भी हुआ वो संघ की रणनीति के मुताबिक था। राम लहर में पूरी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी को खिचड़ी सरकार बनाने पर अगर मजबूर होना पड़ा तो इसका मतलब सीधे संघ को पता था। इसका मतलब था क्षेत्रीय ताकतों के वर्चस्व को तोड़े बगैर एजेंडा पूरा नहीं हो सकता। संघ को ये बात समझ में काफी पहले ही आ गई थी, लेकिन माया, मुलायम, नीतीश, लालू जैसे क्षेत्रीय धुरंधरों की ताकत का तोड़ उसे नहीं मिल रहा था। और जब तोड़ मिला तो लहर आई, लहर सुनामी में बदली और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसी रणनीति बनाई गई थी। 2014 का चुनाव कई मायनों में अहम है। इस बार मतदान का भी रिकॉर्ड बना है। इस बार हर वोट बैंक में सेंध लगी है। मोदी में अगर पिछड़ों का स्वाभिमान दिखा है तो अति पिछड़ों पर मायावती जैसे छत्रपों के एकाधिकार को चुनौती भी मिली है। विकास के रोड मैप को अगर नई पीढ़ी ने स्वीकारा है तो हिंदुत्व के कॉकटेल ने उन कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया है जो बीजेपी के कद पर हावी हुए एनडीए के दौर में उपेक्षित महसूस कर रहे थे। सही मायनों में अगर देखें तो मोदी मैजिक का सीक्रेट दरअसल वो प्लानिंग है जिसे तैयार भले ही संघ ने किया, लेकिन इसके लिए शायद मोदी से बेहतर और कोई चेहरा ही नहीं था। वासिंद्र मिश्र, जी मीडिया। तो आखिर मोदी का जो मैजिक है उसका सीक्रेट क्या है, इस पर और ज्यादा चर्चा के लिए, पड़ताल के लिए मेरे साथ लखनऊ से विजय बहादुर पाठक जी हैं, प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के। लंबे थका देने वाले चुनाव के दौरान पाठक जी लगातार हर क्षेत्र में जाते रहे, बहुत स्वागत है आपका। और पाठक जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि बीजेपी के भीतर आप लोगों ने काफी समय दिया है इस पार्टी में, जिस तरीके से इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है, क्या आपको फर्क नजर आया और क्या आपको लगता है कि जो मोदी का मैजिक है उसके पीछे का सीक्रेट क्या नजर आता है आपको? देखिए शेखर जी, आपका सवाल एकदम ठीक है। और इस बार चुनाव प्रचार के दौरान सुविधाजनक स्थिति रही कि जो जनता का रिस्पांस था वो मोदी के नाम पर था। चाहे उत्तर प्रदेश में जो भी बड़ा नेता लड़ रहा था उसके पास केवल मोदी के नाम का सहारा था और लोग मोदी को वोट करना चाहते थे। पार्टी की जो रणनीतिक फैसला था उस रणनीति के तहत जनता मोदी को वोट करने के लिए बेकरार थी। और कई कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे कई लोगों ने शिकायत की, क्योंकि जब दलों के लोग भी प्रचार करने गए तो जनता ने यह सवाल किया और एक जगह तो एक बुढ़िया ने यह बात पूछी, हाथी के लोग ये बसपा के लोग प्रचार कर रहे थे, उसने पूछा पीछे प्रचारकों से कि भैया वो मोदी को वोट देने के लिए कौन सी बटन दबानी पड़ेगी। उसके प्रचारक ने पीछे से कहा कि हाथी दबा दीजिएगा तो मोदी को मिल जाएगा। तो स्थितियां यह भी रही कि मोदी को लोग वोट करना चाहते थे। 16 तारीख के बाद का सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कैंपेन। मैं आप बहुत इशारे में बात कह गए हैं पाठक जी। मैं 16 तारीख को इस 16 तारीख के बाद वाले सवाल पर नहीं आया हूं, मैं अभी पहले वाले सवालों पर हूं। जिस तरीके से मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, आपने वो ठीक है, अब इशारा काफी है, अब इतना तो समझने दीजिए, ठीक है, जनता भी समझेगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं पाठक जी कि ज्यादातर जो बीजेपी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता भी हैं, संघ से उनका जुड़ाव रहा है, जिस तरह से संघ ट्रेनिंग देता है वो सबके लिए समान है, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी स्कूल में हर बच्चे को एक जैसा ही पाठ पढ़ाया जाता है, जो मास्टर होता है वो एक ही तरह से सबको पढ़ाता है। अब सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनने तक का जो सफर था उसको तय किया 20 साल में और ज्यादा वक्त लिया, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जो प्रधानमंत्री बनने की स्थिति है वो महज उन्होंने 10 साल में पूरी की है, 12 साल में पूरी की है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप क्या पाते हैं, अगर आपकी कक्षा का एक बच्चा इतना ही आगे बढ़ रहा है, उसमें कौन कौन से ऐसे आपने सीक्रेट्स पाए, ऐसी बातें पाई जो शायद आपके ही अन्य नेताओं में नहीं है, हालांकि वो भी किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं या अपनी तरह से पार्टी को योगदान देते आए हैं? देखिए शेखर जी, अन्य लोगों में नहीं है, मैं आपकी बात इस राय से सहमत नहीं हूं और मुझे नहीं लगता कि अन्य लोगों में नहीं है, पर इनमें है। और इनके जो सकारात्मक पहलू थे, जो कि सकारात्मक पक्ष था, उसको देश भर के कार्यकर्ताओं ने, जनता के बीच में देश भर के कार्यकर्ता ले गए और उसकी परिणति ये रही कि लोग, छोटा बच्चा भी ये कहने लगा
घरों में कि मोदी सर, अब की बार कहने के बाद दूसरी बात नहीं कहनी पड़ रही थी और लोग कह रहे थे कि मोदी सरकार। तो उसमें देश भर के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम भी है। और जब मोदी पर बहस हुई तो चाहे वो गोरखपुर का आदमी हो, चाहे झांसी का आदमी हो, मोदी जी ने जम्मू में रैली की और जब जम्मू में उन्होंने विकास की परिणति पर बहस की तो झांसी से लेकर के गोरखपुर तक और गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक हर चट्टी चौराहे पर जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बहस की तो जो मोदी जी ने बहस दिल्ली में उठाई, जम्मू में उठाई, उस बहस का उसने उत्तर दिया। यही पर सवाल एक और खड़ा होता है कि आपके पास, आप हमेशा दावा करते रहे कि गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है। मुझे याद है कि जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय जो सभाएं होती थी उसमें ये सीक्वेंस होता था कि अगर मुरली मनोहर जोशी भी उस सभा में पहुंचे हैं तो पहले मुरली मनोहर जोशी, फिर लालकृष्ण आडवाणी और फिर अटल बिहारी वाजपेयी। ये सीक्वेंस बना हुआ रहता था। और भी कई नेता होते थे जिनको अपनी बात कहने का मौका मिलता था, लेकिन इस बार तो सिर्फ मोदी। आखिर ऐसा कोई तो वजह रही होगी ना कि बाकी जो आपकी गैलेक्सी ऑफ लीडर्स थी वो कहीं पीछे जाती हुई दिखाई दी मोदी के आगे। नहीं सर, मोदी के आगे गैलेक्सी ऑफ लीडर पीछे नहीं गई, लेकिन हम तय किया कि मोदी जी को ही सुनना है और ज्यादा से ज्यादा जगहों पर जाना है। इसलिए चुनाव की सभाओं में जब मोदी पहुंचे तो प्रयास हुआ कि मोदी ही बोले और जो लोग बोलने वाले हों उसके पहले बोल लें। तो उसमें कहीं न कहीं यह परिस्थिति नहीं रही कि जो गैलेक्सी ऑफ लीडर हैं उनको कहीं इग्नोर करने की स्थिति थी। उनका भी प्रॉपर सम्मान था, बहुत सारे लोग भी बोले, पर मैक्सिमम जो जनता थी, और आपने तो भीड़ का रिस्पांस भी देखा। और मुझको लगता है कि मैं तो चुनाव में गांव-गांव में रहा, लेकिन आप लगातार सब जगहों को इनपुट पर रहे। जो पब्लिक का रिस्पांस है, पब्लिक मोदी के मंच पर पहुंचने के बाद केवल भीड़ में मोदी मोदी का नारा लगता था, लोग मोदी को ही सुनना चाहते थे। नहीं, मैंने भी रैलियां देखी हैं। ठीक है पाठक जी, हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा हम रायपुर चलते हैं। हमारे संवाददाता देवेश तिवारी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मोदी का मैजिक चला, लोगों की जुबान पर मोदी का नाम आया, चाहे उनके विरोधी क्यों ना, ये बात तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके के एग्जिट पोल आए हैं, मोदी के मैजिक के पीछे का सीक्रेट, लोग बाद में क्या बतियाते हैं मोदी के बारे में? देखिए, नरेंद्र मोदी की अगर बात आती है तो लोगों के अंदर एक आशा की, उम्मीद की किरण नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में जिस तरह से घोटाले और भ्रष्टाचार की बातें सामने आई, उससे पब्लिक में एक निराशा का माहौल बना था। सब लोग एक उम्मीद में थे कि आखिर कौन वो चेहरा होगा जो आकर के एक उम्मीद जगाएगा कि देश में विकास किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात शिखर ये रही कि विकास का विजन जनता ने अगर नरेंद्र मोदी की ओर किसी उम्मीद से देखा है, जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो एक विकास की उम्मीद नजर आई। क्योंकि गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल की अगर बात की जाए तो जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ एक तरफ माहौल बन रहा था और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी गुजरात के विकास मॉडल को लोगों के सामने रख रहे थे, तो इसका एक असर हुआ कि आम लोग जो है देश के, उनके भीतर एक बात निकली कि नरेंद्र मोदी अगर चेहरा बनते हैं राष्ट्रीय राजनीति का या फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं तो देश में विकास हो सकता है। खास बात यह रही कि जब वो छत्तीसगढ़ आते हैं तो माओवाद पर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं तो वहां की मूलभूत समस्याओं पर बात करते हैं। जिस भी प्रदेश में गए नरेंद्र मोदी ने वहां की जो समस्याएं हैं और उनके निदान के संबंध में एक विजन पेश किया, लोगों में एक उम्मीद बांधने के प्रयास किया कि आखिर डेवलपमेंट किया जाए तो कैसे किया जाए। कांग्रेस की तमाम नीतियों के विरोध में पहले से लोगों के भीतर आक्रोश था और नरेंद्र मोदी उन पर लगातार कटाक्ष करते रहे, तो इन तमाम चीजों को लेकर के एक माहौल बनाओ। खास बात यह रही कि सभी जो विधानसभा क्षेत्र जो है, जो लोकसभा क्षेत्र के अंदर 8-8 क्षेत्र आते हैं, उनमें 25-25 हजार जो है नए और युवा वोटर थे। युवा वोटर वो वर्ग था जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स में लगातार जुड़ा रहता है, ब्लॉगिंग करता है, फेसबुक में आता है, ट्विटर हैंडल करता है। तो इन लोगों के भीतर जो है नरेंद्र मोदी को समझ ज्यादा बढ़ी, क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार इन चीजों में सक्रिय रहे, सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी लगातार छाए रहे और यहां तक कहा जाता रहा कि नरेंद्र मोदी देश के पीएम बाद में बनेंगे, पहले सोशल मीडिया के पीएम बन चुके थे। तो इन चीजों का युवाओं पर असर पड़ा और वही एक नतीजा रहा कि जो एग्जिट पोल में दिखाई पड़ रहा है, उन पर जनता ने विश्वास जताया। इस बार भी अगर उनकी जीत का कोई सबसे बड़ा अगर भूमिका कोई इसमें निभाने जा रहा है तो युवा वोटर ही है, क्योंकि जीत और हार के जो अंतर होते हैं उतने वोटर्स तो अब की बार नए जुड़ चुके हैं, तो कहीं न कहीं ये फायदा जरूर दिला रहा है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर मोदी के मैजिक का सीक्रेट क्या है। हमारे साथ विजय बहादुर पाठक जी हैं, प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के, और रायपुर से हमारे संवाददाता देवेश तिवारी हैं। पाठक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से मैराथन प्रयास हुआ है नरेंद्र मोदी की तरफ से, 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा का सफर उन्होंने तय किया, 400 से ज्यादा बार अपने विरोधियों पर हमला बोला, ये ऊर्जा आखिर उन्हें कहां से मिलती थी? क्या ये कार्यकर्ताओं या पार्टी संगठन का जो प्यार उन्हें मिल रहा था उसका नतीजा था या फिर कोई और बात थी?
देखिए, देश भर में जो पार्टी का तंत्र है, पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं, उनका संबल था और जनता का मिलता हुआ रिस्पांस, उस जनता के मिलते हुए रिस्पांस और कार्यकर्ता के संबल के नाते हर बार हर मीटिंग के बाद वो ज्यादा ऊर्जान्वित हुए। और आपने देखा कि अगर उन्होंने 5 मीटिंग की तो किसी भी जो उनके सुर थे या जो प्रस्तुतिकरण का ढंग था वो पहली मीटिंग से लेकर आखिरी मीटिंग तक उसी था, बल्कि जो आखिरी मीटिंग रही वो भी और उत्साहवर्धक रही, क्योंकि जब पब्लिक रिस्पांस करती है और नेता डैश से बोल रहा होता है तो स्वाभाविक रूप से उससे ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा के सहारे ही आज हम यह सपना सजोने में कामयाब रहे तो देश में मोदी सरकार बनेगी। बिल्कुल। पाठक जी, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया गया, जिस तरीके का विरोध था, एक दौर इस देश ने देखा है बीजेपी के नेतृत्व में जब अटल जी की सरकार थी, एक दौर आप जैसा बता रहे हैं एग्जिट पोल के जो सामने नतीजे आए हैं उसके मुताबिक मोदी का दौर है। मोदी और अटल जी के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अंतर है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से सरकार गुजरात में नरेंद्र मोदी ने चलाई है और अटल जी ने देश में चलाई है, इन दोनों को आप किस तरीके से तुलना करेंगे और क्या आपको लगता है कि कहीं कोई गैप है जिसको शायद नरेंद्र मोदी को अपने सीक्रेट के जरिए ही पाटना पड़ेगा? देखिए शेखर जी, तुलना तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से किसी की नहीं हो सकती, इसलिए तुलनात्मक अध्ययन करना नरेंद्र मोदी का ये उचित नहीं होगा। पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी और उसने जाके बेहतरी के लिए काम किए, उनसे सीख लेते हुए जो नए परिवेश हैं और जो नई परिस्थितियां हैं, उन नए परिवेश और नई परिस्थितियों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र निकाला है, जो पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट है, उसको पूरा करेंगे और देश भर के करोड़ों लोगों की आस्था भी जुड़ी है। मैं आस्था इसलिए कर रहा हूं कि राजनीतिक नेतृत्व के नाते नरेंद्र मोदी के प्रति एक विश्वास का जो अनुभव है या विश्वास जो बना है आम जनता का, उस विश्वास को कायम रखना भी हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है उस विश्वास के कारण ही कार्यकर्ताओं को जब प्रचार प्रसार में गए तो उनको बेहतर रिस्पांस मिला और जब बेहतर रिस्पांस मिला तो जिनको 2 घर जाना था वो 10 घर गए। बिल्कुल, आपने विश्वास की बात की। हम चलते हैं देवेश के पास। देवेश, एक उम्मीदों का ऐसा आसमान नरेंद्र मोदी ने खुद तैयार किया है अपनी बातों से, जिस पर हर शख्स बैठा हुआ खुद को महसूस करता है आज की तारीख में। भले उसने वोट ना दिया हो, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी उस जगह तक पहुंचते हैं जहां के लिए वो दावा कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, तो हिंदुस्तान का 125 करोड़ का जो हर आदमी है वो ये दावा करेगा कि साहब हमने वोट दिया। अब उस स्थिति में क्या जनता के बीच आपको क्या बातें आपको सुनाई देती हैं कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो कितना बड़ा आसमान उनको लोगों के बीच उतारना है? देखिए शेखर, उम्मीदें बहुत बड़ी है, क्योंकि आम जनता से जो हमारी बातचीत होती है, लोगों से बातचीत होती है, तो उनका कहना होता है कि नरेंद्र मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो देश की तमाम समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरह की उम्मीदें लोगों के भीतर जागी है, लोग समझते हैं कि भ्रष्टाचार जो है उसको लेकर के कोई खास कदम देखने को मिलेगा और सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के गंभीर होगी। इसके अलावा जो महिलाओं का मुद्दा है, महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है, उसमें कुछ न कुछ नया निकलकर सामने आएगा। और खास बात महंगाई को लेकर के, क्योंकि महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार हमले हुए हैं कांग्रेस के ऊपर, और कांग्रेस के अगर एग्जिट पोल में कांग्रेस जाते हुए नजर आ रही है तो उसके पीछे एक वजह यह भी रही कि महंगाई चरम पर रही। महंगाई से कम करने की बात, क्योंकि जो नारे भी अब की बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से सामने आए थे, जो मोदी सरकार के नाम से आए थे, भ्रष्टाचार और तमाम बातें उसमें कही गई थी, तो लोगों के अंदर एक उम्मीद जागी है कि भ्रष्टाचार, महंगाई और जो विदेशी नीति है, इन तमाम चीजों को लेकर के कोई न कोई ठोस कदम जो है अब की बार देखने को मिलेगा। बिल्कुल पाठक जी, मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं, आपसे बहुत जल्दी से ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की उम्मीद नरेंद्र मोदी से न सिर्फ आपकी पार्टी ने, बल्कि जहां जो भी इस समय भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है या विरोधी भी है, जो उम्मीद का आसमान तैयार किया है, आपको लगता है कि उस जगह पर मोदी को कोई जादू काम आएगा, या आपको लगता है कि अब ये चुनौती कहीं ज्यादा कठिन है और ज्यादा खुलेपन से सामने आना पड़ेगा? देखिए, मैं शेखर जी आपकी इस बात से सहमत हूं, ये चुनौती कठिन है और खुलेपन से आना पड़ेगा,
जो सोच है और जो रणनीति है उसके अनुसार आना पड़ेगा। लघु और दीर्घकालिक दोनों तरह के फैसले लेने होंगे, क्योंकि जनता का बहुत विश्वास है और उस विश्वास को कायम करते हुए जो हमने सपना सजोया है और जो जनता हमसे अपेक्षा करती है उसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी होगी और स्वाभाविक रूप से वो उस जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया पाठक जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देवेश आपका भी बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस तरीके का मोदी का मैजिक रहा है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए, हो सकता है कि वो 16 तारीख को इस तरह के नतीजे पाएं जिसमें उनके मनोनुकूल स्थितियां पैदा हों, लेकिन उसके बाद का जो रास्ता है वो सीक्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि तब आपको जवाबदेह हो जाएंगे। मोदी का मैजिक यहां तक, सीक्रेट यहां तक, इसके बाद वो खुला आसमान जिस पर उम्मीदें बांधी हैं। नमस्कार।